नमस्कार। 20 तक के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम शंकधर और हर रोज की तरह हमारे साथ हैं इंडिया टुडे हिंदी के संपादक अंशुमान तिवारी जी। आज के इस वीडियो में चर्चा बेरोजगारी पर। चर्चा इसलिए क्योंकि आज सुबह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक ट्रेंड चल रहा था बेरोजगारी का। आज शाम होते होते एक सीएमआई का नंबर आया जो काफी चौंकाने वाला था। अब तक जो नंबर आ रहे थे वो कहीं ना कहीं जो बड़ा माइग्रेशन हुआ प्रवासी मजदूरों का, ब्लू कॉलर जॉब्स के थे, या बहुत ज्यादा ऐसे नंबर थे जो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स के थे, फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों को के नंबर्स थे। लेकिन आज जो नंबर आया वो आया व्हाइट कॉलर जॉब्स का, यानी कि टेक्नीशियन का, टीचर्स का, इंजीनियर्स का। ऐसे लोग जो अच्छी सैलरी पर, एक मिड साइज सैलरी पर काम करते हैं, उनका नंबर था कि जुलाई और अगस्त में करीब करीब 6.6 मिलियन लोगों की नौकरी गई। क्या मतलब है इसका? लॉकडाउन खुलने के बाद इस नंबर आने का क्या मतलब है? अर्थव्यवस्था की जो जीडीपी की का जो नंबर आया उससे हम इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? रिकवरी का पाथ कैसा है? और जॉब मार्केट दरअसल क्या कह रहा है? जॉब मार्केट पे पिछली जो रिपोर्ट्स आई उनकी रोशनी में भी हम इस बात को देखेंगे। सर, सबसे पहली टिप्पणी आपकी आज के नंबर पे जो सीएमआई ने डेटा दिया उस पर। आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन खुलने के बाद इस तरीके के नंबर आने का क्या मतलब है? लॉकडाउन खुलने के बाद जिस बात की आशंका शुभम हम लगातार जाहिर कर रहे थे कि जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा, उद्योगों को अपने नुकसान का आकलन होना शुरू होगा। रिजर्व बैंक और बाकी एजेंसियां उन्हें बताएंगी कि मंदी कितनी गहरी चलेगी और कितनी लंबी चलेगी। और इसलिए हमने नौकरियों में जो छटनी का पहला दौर देखा था, वो लॉकडाउन के शुरुआती 21 दिनों में देखा था। वो सारे लोग थे जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर थे या जो कैजुअल लेबर थे, जिनके पास कोई बचत नहीं थी, तो वो उनके काम बंद हो गए अचानक और वो वापस अपने गाँव की तरफ लौट गए। दूसरा दौर आया लॉकडाउन बढ़ने के बाद। जब लॉकडाउन बढ़ना शुरू हुआ तो कुछ छोटी कंपनियां जैसे कि क्रिसिल का एक सर्वे था, वो बताता है कि भारत में करीब 40,000 कंपनियां ऐसी हैं जिनके पास 70% कंपनियां ऐसी हैं, 40,000 कंपनियों के बीच वो सर्वे किया गया था, जिनके पास 3 से 6 महीने तक वेतन देने का पैसा था। तो जो 0 से 100 करोड़ रुपए तक की या 100 करोड़ से 500 करोड़ रुपए तक के आसपास की कंपनियां थी, उनमें छटनी का पहला दौर हमने उस समय देखा था। और जब लॉकडाउन खुलने के बाद अनलॉक शुरू हुआ, कंपनियों को अपने मुनाफों पर, कंपनियों को अपने कारोबार का आकलन मिला, तो उसके बाद उन्होंने दूसरे स्तर पर कटौती शुरू की। 2 आंकड़े आए हैं हमारे पास सीएमआई के। इससे पहले सीएमआई का एक आंकड़ा और आया था जिसने बताया था कि करीब 50 लाख नौकरियां गई हैं लोगों की, जिसमें वो सारे लोग थे जिसमें छोटी नौकरियां भी हो सकती हैं, जिसमें ड्राइवर की या ऐसी नौकरियां भी हो सकती हैं जिनके पास कोई अनुबंध नहीं है पर वो नौकरियों पर थे, यानी उनको नियमित वेतन मिलता था। भारत के रोजगार बाजार में केवल 20 से 22% लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई अनुबंध है या कोई कॉन्ट्रैक्ट है काम करने का। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको महीने में तनख्वाह मिलती है। पर आज जो आंकड़ा आया है वो ये बताता है कि प्रोफेशनल्स के जॉब गए हैं, यानी 6.6 मिलियन, 66 लाख जॉब प्रोफेशनल्स के हैं। इनमें कौन है? इनमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, इनमें मार्केटिंग मैनेजर्स हैं, इनमें टीचर्स हैं, इनमें अकाउंटेंट्स हैं, इनमें डिफरेंट सप्लाई चेन में काम करने वाले लोग हैं, इनमें एनबीएफसीज और बैंकों के साथ काम करने वाले लोग हैं। तो ये वो मिडिल क्लास है जो मिडिल क्लास भारत की ग्रोथ का और खपत का बुनियादी आधार है। और यहाँ करीब करीब 66 लाख नौकरियां गई हैं, जो ये बता रहा जिसने ये भारत में बेकारी की विभीषिका को और ज्यादा गहरा कर दिया। और जो भी हमने गेन किया था पिछले 7-8 सालों में इस लेवल पर, प्रोफेशनल्स के जॉब्स के लेवल पर, उसका एक बड़ा हिस्सा इन नौकरियों की छटनी में निकल गया है। बिल्कुल, यानी कि अगर आप इस तरह समझें इसको, तो जो पीक था वो था 18.8 मिलियन का। इतने लोग ये जॉब्स में थे, व्हाइट कॉलर जॉब्स में। अगर हम 2019 के इसी अवधि की बात करें, मई से अगस्त की अवधि में, अब जो लोग काम करते रह गए वो 12.2 मिलियन रह गए। ये नंबर यहाँ, यानी कि 6.6 मिलियन लोगों की नौकरी मई से अगस्त के दौरान चली गई। मई से अगस्त का हमें यह भी समझना होगा कि मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ था, अप्रैल में और सीवियर हुआ था, मई में भी हुआ था, लेकिन जून से रियायतें मिलनी धीरे धीरे शुरू हुई थी। और अब ऐसा है कि पूरे देश में अगर आप देखें तो पूरी तरीके से गतिविधियां भले शुरू ना हुई हो, लेकिन अधिकांश राज्यों में दरअसल कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से रियायतें देकर गतिविधियां शुरू की जा सकें। सर, दूसरा हिस्सा मैं समझना चाहूंगा कि ठीक है, अगर हम मोटे तौर पर देखें, जीडीपी के नंबर की रोशनी में अगर इसको देखें, तो ये वो नौकरियां हैं दरअसल जो खपत में सबसे बड़ी हिस्सेदारी रखती हैं। ये वो नौकरियां हैं जो एस्पिरेशनल बाइंग करती हैं, ये वो नौकरियां हैं जो फेस्टिवल सीजन में बाइंग करती हैं, ये वो नौकरियां हैं जो घर, कार, लग्जरी शॉपिंग, इनसे जुड़ी हुई हैं। अगर ये नौकरियां अब जा रही हैं, सेकंड क्वार्टर का नंबर आएगा, उस नंबर में अगर हम इसको जोड़ देंगे
तो आपको क्या लगता है कहीं ये नंबर और ज्यादा तो नहीं बिगड़ जाए? क्योंकि जीडीपी में हम एक स्थिति पहले भी देख चुके हैं कि जो एजेंसी -5 कह रही थी वो -10 कहने लगी 3 महीने बाद। अब ये नंबर और अगर आ गए हैं तो आपको क्या लगता है कि डेंट और गहरा तो नहीं हो जाएगा? नौकरियों में इस तरह की कमी, खासतौर से मध्य वर्ग की नौकरियों में इस तरह की कमी, जिसकी हम बात लगातार कर रहे थे। भारत में मध्य वर्ग की परिभाषा ये है खपत के आधार पर, आय के आधार पर कई सारी परिभाषाएं, पर खपत के आधार पर ऐसी परिभाषाएं हैं कि जिन परिवारों की तनख्वाह 45 से 50 हजार रुपए के आसपास है, वो उस स्थिति में आते हैं जहां वो थोड़ा खर्च भी कर सकते हैं और थोड़ी बचत भी कर सकते हैं और थोड़ा खर्च भी कर सकते हैं। इस यहाँ से वो खर्च करने वाला क्लास शुरू होता है, जिस क्लास की नौकरियां है, जिस वर्ग की नौकरियां अब गई हैं, जिनका 6.6 मिलियन या 66 लाख नौकरियों के जाने की सूचना सीएमआई ने अपने आधार पर दी है। और ये सीएमआई का सर्वे कंज्यूमर कंजम्पशन के आधार पर है, जो कि खपत के आधार पर वो सर्वेक्षण किया जाता है। इससे जो चिंता सबसे बड़ी ये है कि अगर हम मांग का कोई रिवाइवल या डिमांड में कोई बढ़ोतरी आने वाले समय में, त्योहारी सीजन में देख रहे थे, लोगों को लग रहा था कि दूसरी तिमाही में मांग आएगी क्योंकि लोग वापस खरीदारी शुरू करेंगे। इतनी बड़े पैमाने पर 50 लाख और 66 लाख, ये मान लीजिए आप 66 लाख लोगों की नौकरियां गई, अगर नौकरी पेशा लोगों को मान लें तो 50 लाख है। तो भारत में अगर हर स्तर पर नौकरी पेशा लोग, प्रोफेशनल्स, छोटे कामगार, असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी और जो नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल और सामान्य लेबर है, इतने बड़े पैमाने पर नौकरियां घटने के बाद फिर इसके बाद डिमांड के रिवाइवल में और ज्यादा लंबा समय लगेगा। और इसलिए ये बात संकेतों में आरबीआई लगातार कह रहा है। दुनिया भर की एजेंसियां अगर भारत की विकास के आकलन घटा रही हैं, ग्रोथ के आकलन घटा रही हैं, तो उसकी बुनियादी वजह है, जिस पर हम बार बार चर्चा करते रहे हैं, कि भारत की अर्थव्यवस्था भारत के लोग बनाते हैं। यहाँ 60% आबादी की खपत ही जीडीपी है। इसके अलावा जितना जीडीपी है वो सब सरकार के खर्च में या बाकी जगहों पर है। पर जो मुख्य रूप से जो मुख्य रूप से निवेश है, मुख्य रूप से खर्च है, वही इस जीडीपी का आधार है और उसी को देखकर निवेश आगे आता है। अब आप सोचिए कि जब ये आंकड़ा ऐसे समझने की कोशिश करिए कि 66 लाख नौकरियां जाने का प्रोफेशनल्स की नौकरियां जाने का, जिनमें प्रति व्यक्ति का खर्च कम से कम 1500 से 2000 रुपए के आसपास था, जो कार में पेट्रोल लेता था, जो बैंक से कर्ज लेता था, जो अपने मकान की किस्त देता था, जो कंज्यूमर बाइंग करता था, जो फूड ऑर्डर करता था, जब ये आंकड़े उन कंपनियों के पास जाएंगे जो रिकवरी की कोशिश कर रही हैं और जिनसे कहा जा रहा है कि आप आगे आइए और निवेश करना शुरू कीजिए, नया कर्ज लेकर निवेश करना शुरू कीजिए, वो इस आंकड़े को देखकर खुद समझ जाएंगे कि इतना बड़ा कंज्यूमर क्लास अगर पूरे कंजम्पशन सिस्टम से बाहर हो जाता है या उसका कंजम्पशन 25 से 30%, 40% तक घट जाता है, तो इस हिसाब से वो डिमांड, उस घटी हुई डिमांड को देखते हुए कौन सी कंपनी नया निवेश करना चाहेगी। और इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था में जो मंदी का दुष्चक्र है, अब वो यहां से शुरू हो रहा है, जब ये नौकरियों के घटने के आंकड़े सामने आना शुरू हुए। बिल्कुल, 18 मिलियन में अगर 6 मिलियन चलेगा तो लगभग 1/3 नौकरियां समझ लीजिए चली गई। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझना सर, यहाँ ये चाहेंगे कि इंजीनियर, डॉक्टर्स, टीचर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अगर इनकी बात करें तो एक संगठित नौकरी, एक नौकरी पेशा की नौकरी पे दरअसल कई असंगठित लोगों का भी रोजगार टिका होता है। फिर चाहे वो ड्राइवर्स हों, चाहे वो मेड्स हों, चाहे वो आसपास के वो लोग हों जिनसे बाजार सस्ता है और उस बाजार में ये लोग शॉपिंग करने जाते हैं। आपको क्या लगता है अगर इसका कास्केडिंग इफेक्ट देखें, अगर इन संगठित नौकरियों का, वो कितना गहरा होगा? लगभग देखिए, करीब अगर आप केवल संगठित नौकरियों की बात करें, उसमें बहुत सारे संगठित नौकरियों का जब हम नंबर लेते हैं तो हम वो उनका नंबर मानते हैं कि जो प्रोविडेंट फंड में या कर्मचारी भविष्य निधि में या कर्मचारी बीमा योजना में रजिस्टर्ड है। ऐसे 4.5 से 5 करोड़ लोगों के आसपास की संख्या इसमें आती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सरकारी भविष्य निधि योजनाओं में नहीं, पर उनकी निजी कंपनियों के अपने प्रोविडेंट फंड चलते हैं। तो अगर आप इस पूरी संख्या को माने कि 5 करोड़ के आसपास संख्या है, तो एक बुनियादी अनुमान बताता है कि हर एक मध्यम वर्गीय परिवार पर या संगठित क्षेत्र की नौकरी पर कम से कम 5 असंगठित क्षेत्र के लोगों की जीविका टिकी होती है। उसमें ड्राइवर हो सकता है, उसमें मेड हो सकता है, उसमें सोसाइटी का हेल्पर हो सकता है, उसमें पास की दुकान का दूध सब्जी वाला या ग्रोसरी स्टोर वाला हो सकता है। तो ये एक जगह अगर नौकरी गई है तो इसका मतलब कि उनका खर्च उनकी पूरी तरह पुरानी बचत पर पहुंच गया है। अब वो अपनी बचत खाएंगे और भविष्य में कुछ बचा नहीं पाएंगे। और अगर उनकी तनख्वाहें कटी हैं तो इन सारे लोगों के लिए खपत में कमी आई है। तो आप इसलिए हमें जब भी मध्यवर्गीय परिवारों की आय घटती है, नौकरियां कम होती हैं, तो उससे सबसे ज्यादा प्रभावित नीचे वाला तबका होता है। और इसलिए भारत में बड़े पैमाने पर जो प्रवास शुरू हुआ जाने का, वो इसी डर से हुआ है कि जब सब कुछ बंद हो गया, लोगों के पास काम नहीं होगा तो मेड का काम करने वाले या घरों में सर्विसेज पे करने वाले या बाकी सुविधाएं देने वाले लोगों को रोजगार कैसे मिलेंगे।
और इसलिए अगर आप करीब से देखें तो जो असंगठित क्षेत्र का पूरा बाजार है, वहां सैलरीज के लेवल, वहां पे के लेवल इतने ज्यादा तेजी से गिरे हैं। ड्राइवरों की संख्या काफी बढ़ी है, उनकी तनख्वाहें कम हुई हैं। बाजार में ऐसी सेवाएं जो आमतौर पर प्रीमियम पर हुआ करती थी, क्योंकि कम मिलती थी, आज उसमें हाथ ज्यादा हैं और काम कम है। हाँ, कितना सहारा दे पाएंगी इस पे राज्य सरकार या केंद्र सरकार की जो रोजगार स्कीमें आई हैं, भले उनके दिन बढ़ा दिए गए हैं, उनके 20 रुपए मनरेगा में बढ़ा दिए गए, कितना सहारा वो चीज दे पाएंगे इन प्रवासी मजदूरों को जो शहरों से गए हैं? देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की स्कीमें बहुत ही सीमित ढंग से मुफ्त अनाज देने तक सीमित हैं, या जनधन खातों में 500 रुपए तिमाही के आधार पर, जो कि दिहाड़ी मजदूरी भारत में 300 साढ़े 300 रुपए प्रतिदिन की है, 500 रुपए सरकार एक बार में दे रही है। इसके अलावा जो पुरानी योजनाएं चल रही हैं वो किसानों और बाकी जगह जा रही हैं। जो तबका बेकार हुआ है ना शुभम, जिसकी बेकारी हुई है, जिसके पास काम घटा है, जिसकी तनख्वाह घटी, उससे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सरकार से कोई मदद नहीं मिली है। इसकी तुलना में अगर मेरा सर जो पूछना था वो था वो प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो 180 रुपए दिन की दिहाड़ी दी जा रही है, और यूपी सरकार में जैसे बोला गया कि हम वो क्या सपोर्ट कर पाएंगे इन प्रवासी मजदूरों को जो शहरों से नौकरी छोड़ सकते हैं? किस हद तक? क्योंकि वजह यह है कि क्योंकि इनकी जो ये वो भी उसको अगर करीब से देखें तो आप देखिए कि वो तो सरकार की जो तय की गई न्यूनतम वेतन दर है उसकी भी आधी है। 375 रुपए सरकार की न्यूनतम मजदूरी दर है, और सरकार अपनी स्कीम में 180 और 150 रुपए दे रही है। और अभी राज्य सरकारें के पास इस तरीके के फंड्स नहीं है कि वो बड़े पैमाने पर काम कर सकें। तो अगर कोई शहर में काम करने वाला दिहाड़ी मजदूर कोविड से पहले 500 रुपए कमाता था तो 150 रुपए कमा रहा है, और 150 रुपए कमाने का मतलब है कि उसका कंजम्पशन, उसकी खपत और उसकी जिंदगी का स्तर कितना नीचे गिरेगा। पर उससे ज्यादा बड़ी मुश्किल है कि उनके पास वो भूखे नहीं मरेंगे, उनको जीविका तक का साधन है। बड़ी समस्या यह है कि उनका भविष्य अंधकार में हो गया है। वो जिस गरीबी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, वापस उस गरीबी में खिसक जाएंगे। और वो जो विराट मध्य वर्ग भारत का है, वो दो तरीके की चुनौती झेल रहा है। एक तो ये कि उसमें जो एस्पिरेशंस क्लास है, उसकी जो अगली जनरेशन है, जिसको पढ़ा रहा था, जिसके लिए उसने एजुकेशन लोन ले रखा था, जिसको लगता था कि भारतीय अर्थव्यवस्था 8-9% की विकास दर से बढ़ेगी तो नई नौकरियां आएंगी, उनकी एस्पिरेशंस टूट गई हैं। दूसरी बड़ी चीज ये है कि जो बड़े पैमाने पर नए निवेश आ रहे थे भारतीय मध्य वर्ग को देखते हुए, चाहे वो डिजिटल साइट से आ रहे हैं, चाहे वो स्टार्टअप साइट से आ रहे हैं, वहां पर भी उन उद्योगपतियों को ये सोचना पड़ रहा है कि अगर भारत में मांग अगले 1.5-2 साल तक रिवाइव नहीं होती है तो इतने निवेश की का मतलब क्या है। और तीसरी बड़ी चीज है कि यही हिस्सा भारत में रिटेल कर्ज भी लेता है। और इसलिए अगर एसबीआई, आरबीआई की रिपोर्ट ये कह रही है, या बैंकर इस बात से डर रहे हैं कि भारत में रिटेल में डिफॉल्ट्स बढ़ने वाले हैं, तो उसकी वजह यही है। आप अगर इन 66 लाख लोगों को देखा जाए तो इन 66 लाख लोगों में कम से कम, अगर आप एक एवरेज हिसाब माने कि बैंक में डिपॉजिटर्स और क्रेडिटर्स का रिटेल सेक्टर में जो रेशियो है, कि अगर मान लें कि इन 66 लाख लोगों में से 15% लोग भी किसी न किसी तरीके से लेवरेज थे या एक्सपोज्ड थे बैंक के साथ। उन्होंने कार के लिए लोन ले रखा था, उन्होंने मकान के लिए लोन रखा था, उन्होंने अपने बच्चे को भविष्य में पढ़ाने के लिए लोन ले रखा था, या उन्होंने क्रेडिट कार्ड के ऊपर लोन ले रखे थे, क्रेडिट कार्ड से खर्च कर रखा था, तो वो डिफॉल्ट होंगे क्या? और अगर वो डिफॉल्ट होंगे, वो लोन नहीं पे कर पाएंगे, तो उससे बैंकों पर क्या असर पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि लॉकडाउन तक हमें पता नहीं था, अब वो दरारें खुलकर बाहर धीमे धीमे निकलना शुरू हुई हैं, और इसलिए अगली तिमाहियां हमारे लिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकती है। एक आखिरी मेरा सवाल सर जो मैं जानना चाहूंगा वो ये कि अब जॉब मार्केट का सिनेरियो क्या होगा आने वाली तिमाहियों में, निवेश की दृष्टि से देखें, डिमांड की दृष्टि से देखें, या हम इस दृष्टि से देखें कि जो लोग अब हाथ खाली हुए हैं वो कम पैसे पर रोजगार करना चाहेंगे, क्योंकि ये जरूरत होगी कि कहीं नौकरी मिले। अगर वो 50,000 की नौकरी करते थे, अगर कहीं 40 की 30 की मिलेगी तो कहीं ना कहीं इनकम लेवल डाउन होंगे। क्या मतलब होगा इसका आने वाले दिनों में, आने वाली तिमाहियों में? इसे हम दोनों के लिए समझते हैं। हम संगठित क्षेत्र के लिए समझते हैं, जहां पर जिन नौकरियों पे का आंकड़ा आ जाए, और हम असंगठित क्षेत्र के लिए समझते हैं। भारत दुनिया में सबसे अच्छे रोजगार बाजार वाला देश नहीं है। किसी भी कैटेगरी में, किसी भी वर्ग में, किसी भी श्रेणी में, असंगठित क्षेत्र या अकुशल श्रमिक से लेकर औसत मिडिल लेवल के मैनेजर और उसके ऊपर के लेवल के मैनेजर तक भारत में वेतन या तनख्वाहें दुनिया में कहीं से भी पैरेलल नहीं है, किसी भी लेवल पर पैरेलल नहीं। हम दुनिया का सस्ता, कम तनख्वाह देने वाला, ज्यादा काम कराने वाला जॉब मार्केट है। स्वाभाविक सी बात है, जब बेकारी ज्यादा है, और कोविड से पहले ही भारत में बेकारी 45 साल के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच चुकी थी, तो उसका बड़ा असर भारत में सही गुणवत्ता के वेतन और काम पर पड़ता है।
दूसरी चीज समझना जरूरी है कि भारत में अर्थव्यवस्था में जितना पूंजी निवेश होता है और जितना मूल्य बढ़ता है उत्पादन का, उसका बहुत कम हिस्सा कर्मचारियों को देने में जाता है। ज्यादातर पैसा कैपिटल के रूप में कैपिटल लगाने वाले के पास जाता है, यानी लेबर को या कर्मचारी को मिलने वाले वेतन में उसका इस्तेमाल कम होता है। ये स्थापित फैक्ट है, इंड्रा की एक बड़ी रिपोर्ट है जो ये बताती भी है। संगठित क्षेत्र में चुनौती यह है कि संगठित क्षेत्र में यहां से निकलने वाली कंपनियां अब ये सोचने की कोशिश करेंगी कि वो कैसे कम से कम कर्मचारियों में काम चला सके, क्योंकि उनके आंकड़ों में हर उद्योग के लिए मंदी का मतलब एक जैसा नहीं है। टेक्सटाइल के लिए इस मंदी का मतलब बिल्कुल दूसरा है, डिजिटल के लिए इस मंदी का मतलब बिल्कुल दूसरा है रिटेल मार्केटिंग के लिए इसका बिल्कुल दूसरा है, एंटरटेनमेंट के लिए इसका मतलब बिल्कुल दूसरा है। इनके अपने अपने रिवाइवल के पाथ हैं। कोई 7 महीने में रिवाइव करेगा, कोई 15 महीने में रिवाइव करेगा, कोई 20 महीने में रिवाइव करेगा। तो कंपनियां जहां पर ये मध्यवर्गीय जॉब हैं, वहां वे कम से कम कर्मचारियों में काम चलाने की कोशिश करेंगे। और हमने देखा है कि क्रॉस द सेक्टर्स 25 से 30% सैलरीज कट हुई हैं और 15 से 20% एट्रिशन क्रॉस द सेक्टर हुए। बल्कि कोई सर्वे बताते हैं कि हर 5 में से एक कर्मचारी की तनख्वाह कटी है और एक कर्मचारी की नौकरी गई है। इस तरीके के रेशियो हमारे पास अवेलेबल हैं। इस हिसाब से जो ऐसे उद्योग जो इससे निकलेंगे, जिन्हें ऑटोमेशन में संभावना दिखाई देगी, वो ऑटोमेशन की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि वो लेबर उन्हें लगेगा कि लेबर की कॉस्ट भारत में ज्यादा है। तो बहुत सारे उद्योग ऐसे हैं जो पहले हाथ से काम कराते थे, ऑटोमेशन की तरफ चले जाएंगे। तो जो मिडिल क्लास लेवल का जॉब सिनेरियो है, वहां पर कमाई और वेतन घटेंगे, और बल्कि जितनी तनख्वाहें अभी कटी हैं 25 से 30%, इनका रेस्टोरेशन अगले 1 साल 1.5 साल तक होने की संभावना नहीं। तो जब भी आप नौकरियों में वेतन बढ़ोतरी देखेंगे तो इस 25% कटौती के बाद गिनेंगे। पहले ये रिस्टोर होगी, वापस आएगी, फिर इसमें आप महंगाई जोड़ेंगे कि कितनी महंगाई आने वाले दिनों में बढ़ी, उसके बाद आप हिसाब लगाएंगे कि वस्तुतः उनको कोई इंक्रीमेंट मिलता है कि नहीं मिलता है। तो यहाँ पर अवसर भी कम होंगे। अवसर इसलिए कम होंगे शुभम, क्योंकि 15 लाख करोड़ रुपए का जीडीपी परमानेंटली खत्म होने वाला है और 30 लाख करोड़ का लॉस इस साल जीडीपी में होने वाला है। तो जिन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा मंदी है, जहां सबसे ज्यादा जॉब आए हैं और जहां दोबारा कारोबार शुरू होने की संभावना नहीं है, वहां से तो लोग अपने कारोबार को दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे और वहां वो उन चीजों में शिफ्ट करेंगे जहां लागत कम हो। तो ये तो मध्यवर्गीय लेवल की बात है कि उनकी कटी हुई तनख्वाहें देर से वापस लौटेंगी और बढ़ोतरी तो लंबे समय की बात है, और इसलिए उन्होंने अपनी खपत, अपने खर्च, बाकी चीजों को एडजस्ट करना शुरू कर दिया है। निचले स्तर पर आइए, जहां पर डेली वेजेस एम्प्लॉइज हैं या जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज हैं या जो असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी हैं, वहां एक गहरी समस्या आने वाली। वहां गैर अनुबंध वाले जॉब्स की संख्या और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि अब अगर पहले कंपनियां लोगों को, लेबर को रोकने के लिए उसे कॉन्ट्रेक्चुअल सुविधा देने, उसे रोजगार की सुरक्षा देने और बाकी चीजों की कोशिश करती थी, तो अब ऐसा नहीं होने वाला है। जो दिख रहा है कि अब ऐसे काम ज्यादा मिलेंगे जहां पर कोई अनुबंध नहीं होगा, काम चलता रहेगा, जब मन होगा तब रखा जाएगा, निकाल दिया जाएगा। दूसरा, औसत मजदूरी कम हो रही है, ये दिखाई दे रहा है। अगर आप निचले स्तर से देखें तो 150 रुपए 180 रुपए की मजदूरी दर तो सरकार की स्कीमें तय कर रही है, 200 से 250 रुपए के आसपास की मजदूरी दर आ गई है। तो यानी अब ये बहुत मुश्किल होगा आने वाले समय में कि बहुत सारे उद्योग न्यूनतम मजदूरी दर को कायदे से दे सकें या उसका पालन कर सकें। तो एक तो जॉब्स नीचे गिरेंगे, दूसरी चीज मजदूरी की दर नीचे आएगी। तीसरी चीज, जो हम फ्यूचर में जॉब्स के साथ उम्मीद कर रहे थे कि सोशल सिक्योरिटी बढ़ेगी, कर्मचारियों को भविष्य की सुरक्षा मिलेगी, कर्मचारियों के लिए बेहतर पेंशन स्कीम्स होंगी, कंपनियों के पास अगर मुनाफे होंगे तो अपने कर्मचारियों को बेहतर सुरक्षा देने की कोशिश करेंगी, वो सारी योजनाएं यहां पर आकर ठप हो जाएंगी। और इस सब का जो नेट असर है वो हमें सिर्फ एक ही जगह दिखाई देगा, वो है कंजम्पशन पर, वो है खपत में। तो चाहे वो 50 रुपए का डेटा रिचार्ज कराने वाला एक सामान्य असंगठित क्षेत्र का श्रमिक हो, या घर में ब्रॉडबैंड पे 3-4 बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करने के लिए ब्रॉडबैंड का मैक्सिमम प्लान लेने वाला मिडिल क्लास हो, दोनों ही अपने कंजम्पशन को अपने अपने स्तर से कम करेंगे। बिल्कुल सही बात है। यानी कि नौकरी जाना, आय घटना निश्चित तौर पर कंजम्पशन को प्रभावित करेगा, और क्योंकि जीडीपी की थाली में सबसे बड़ा हिस्सा कंजम्पशन का होता है, तो निश्चित तौर पर जीडीपी के रिवाइवल में अभी लंबा समय लगेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जहां हमने जॉब मार्केट और जॉब मार्केट की रोशनी में जीडीपी और रिकवरी और खपत, इन सबको समझा। कल फिर जुड़ेंगे आपके साथ किसी नए टॉपिक के साथ और अंशुमान सर से समझेंगे उसकी बारीकियों को। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।